अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बात करेंगे आज की जो एक बड़ी खबर है और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सज़ा जो है मुअत्तली की उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है और उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। लेकिन वो ऑलरेडी 15 दिन के जुडिशल रिमांड पे थे साइफर केस में, तो इसलिए फिर आज वो रिहा तो नहीं हो सकेंगे और कल जब दोबारा उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा साइफर केस के हवाले से फिर आगे जो डेवलपमेंट्स होगी फिर कुछ कहा जा सकता है कि ये केस अब क्या रुख इख्तियार करता है। बहरहाल सिर्फ एक तोशाखाना केस नहीं है, ये साइफर का केस नहीं है, उनके ऊपर बहुत सारे और भी केसेस हैं और ये संगीन किस्म के मुकदमात हैं। 9 मई का वाक़या जो है वो एक बहुत बड़ा केस ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, उस हवाले से वो भी है। फिर अलकादिर ट्रस्ट का भी है, फॉरेन फंडिंग केस भी है, बहुत सारे मसाइल इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए। ये डेवलपमेंट जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या एक बड़ी कामयाबी है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आगे चीज़ें किस तरह से बढ़ेंगी, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा और आइनी और कानूनी माहिरीन जो हैं वो इन सारे मामलात को किस तरह से देख रहे हैं। प्रोग्राम के फर्स्ट फेज़ में हम इसी पर बात करेंगे और जो पैनलिस्ट मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और उनके साथ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब भी सीनियर तजज़ियाकार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कुछ ही देर में हुमायूं खान साहब भी ज्वाइन कर लेंगे हमें। और हाफिज़ साहब मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। सर ओवरऑल ये जो आज फैसला आया है, अगरचे रिहाई हुई नहीं है, कल जब दोबारा उनको अदालत में पेश किया जाएगा तो फिर कुछ हतमी तौर पर जाहिर है कि कहा जा सकता है कि आगे क्या मामलात होंगे। कैसे देख रहे हैं आप इस केस को? आज का जो फैसला आया है ये कितना अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और जो मिठाइयाँ वो बांट रहे हैं क्या वो सही बांट रहे हैं या आगे और मुश्किलात खड़ी हैं? देखिए नाहिद, बात यह है कि ये जो आज जजमेंट आया है जी, ये कोई खिलाफ तवक्को नहीं था। एग्जैक्टली क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते जब बड़ी अदालत की जानिब से ऑब्जर्वेशंस आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि इसमें कुछ कानूनी पहलू ऐसे हैं जो ट्रायल कोर्ट में जिसको नज़रअंदाज किया है, और ख़ास तौर पर दिफा के हक़ के बारे में जो बड़ी अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी, उससे बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा था कि निचली अदालत जो है, मातहत अदालत क्या फ़ैसला दे सकती है। ठीक है। और ये फ़ैसला तो वैसे तो जुमे को ही हो जाना था, लेकिन कुछ वक्त की तंगी की वजह से ये फ़ैसला जो है ताख़ीर का शिकार हुआ और आज हो गया। तो इस हवाले से कोई बड़ी बात तो नहीं हुई, लेकिन उसमें और ये नज़र आ रहा था कि उन्हें जो रिलीफ मिलेगा वो किस हद तक मिलेगा और किस हद तक उन्हें जो है वो उनकी सज़ा जो है वो ख़त्म होगी या मुअत्तल होगी। और वही हुआ कि सज़ा जो है मुअत्तल हुई है और उस पर मेरा ख्याल है कोई ये शादियाने बजाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सज़ा की मुअत्तली को सज़ा का ख़ात्मा नहीं कहा जा सकता। ख़ुद PTI के जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये तौजीह पेश कर रहे हैं कि ये सज़ा ख़त्म नहीं हुई और इस सज़ा से जो डिस्क्वालिफिकेशन है उनकी नाअहली, वो क्वालिफिकेशन में तब्दील नहीं हुई, वो अपनी जगह मौजूद है। हाँ। यानी इसका मतलब ये है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते और इसका जब तक ये अपील में नहीं जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील सुनेगी और उसके बाद अगर सज़ा ख़त्म होती है फिर तो कोई फ़ैसला हो सकता है। लेकिन अभी चूँकि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला नाअहली का मौजूद है और वो फ़ैसला ख़त्म नहीं हुआ, जब तक वो फ़ैसला बरकरार है वो इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकते। और इसी तरह ट्रायल कोर्ट का जो फ़ैसला था वो भी ख़त्म नहीं हुआ। तो अब सूरत हाल ये है कि आज ज़मानत पर रहा होना था, लेकिन उनके मसले के जमा नहीं हुए। लेकिन उनकी एक और साइफर केस में चूँकि गिरफ्तारी पहले से अमल में आ चुकी थी, आज उस पर उन्होंने अमल दरामद भी कर दिया है और उनको बता दिया गया है कि अब आप साइफर केस में भी जेल में बंद रहेंगे। और सिर्फ यही नहीं है, देखिए मामलात मुश्किलात जो हैं उनके लिए बहुत बढ़ रही हैं, क्योंकि 9 मई के वाक़यात ने उनके ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा एक खोल दिया है। इसी तरह जो आपने ज़िक्र किया था अलकादिर केस का, और फिर दूसरे जो केसेस हैं, कोयटा में एक वकील के कत्ल का केस है और दीगर केसेस हैं। ये तमाम केसेस जो हैं, ख़ुद खान साहब ये कहते रहे हैं कि 100 से ज़्यादा केसेस मुझ पर दर्ज हो चुके हैं। सही है। हाँ। तो ये ऐसे केसेस हैं जिससे जो जब ये मैच्योर होंगे और अदालतों में जाएंगे, जिसको अभी तक अवॉइड करते रहे हैं और वो ख़ुद इन केसेस में ज़मानतें लेते रहे हैं, जब ये केसेस
चलेंगे और अदालतों में उनका सामना करेंगे तो यकीनन कोई ना कोई फैसले तो आएंगे। तो अभी ये वो बात नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कतईयत के तौर पर, कतई तौर पर कि ये सज़ा ख़त्म हो गई है, अब ये बाहर आ जाए, ऐसी बात नहीं है। बल्कि कानूनी माहिरीन जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ठीक है साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आता कि बशीर ने हमें ज्वाइन कर ली है, सीनियर साफ़ी और कोर्ट के सारे जो मामलात हैं इनको बड़ा करीब से देखते हैं, साकिब रिपोर्टिंग भी करते हैं इसके हवाले से, तो हमें फिर आज बता पाएंगे कि जो मामलात किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया साकिब आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये आज की जजमेंट के हवाले से बताइएगा कि पहले तो एकदम से जब ये खबर आई थी कि उनको रिहाई मिल गई है तो फिर ये कहा गया कि उनकी सज़ा भी मुअत्तल हो गई और सारे मामलात जो हैं वो उनके ठीक हो गए हैं, मिठाइयाँ बटी, बड़े वो शादियाने बजाए गए, लेकिन बाद में ये पता चला कि उनकी नाअहली ख़त्म नहीं हुई है, सज़ा भी सिर्फ उनकी जो है उनको रिहाई अभी मिली है, प्रॉपर वो सारा मामला जो है पॉजिटिव नहीं है। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो सज़ा मुअत्तली है, बुनियादी तौर पर कानून में भी यही लिखा हुआ है कि जब सज़ा मुअत्तल होती है किसी भी केस में, किसी जजमेंट में, तो उसमें नाअहली का जो एलिमेंट है उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ जो खान साहब है उनकी सजा मुअत्तल हुई है, वो जमानत पर रिहा हो जाएंगे, लेकिन नाअहली उसकी उस दिन उनकी जो है वो खत्म होगी जिस दिन जो फैसला है ये कालअदम अगर करार दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। एक बात। दूसरी बात जो आज की जजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला था सेशन कोर्ट का, उसके मेरिट्स को बिल्कुल टच नहीं किया। अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि उसके मेरिट्स पे बाज अदालतें कर देती हैं, उससे तासुर ये मिलता है कि शायद जो जजमेंट है उसमें जो नक्स थे या इस हवाले से कोई अदालत ने अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज कर दिया है। अदालत ने जो केस के जो फैसले के मेरिट्स थे 5 अगस्त के फैसले के, उनको बिल्कुल टच नहीं किया। और जो चार्टर्स जो कम दौरानिया की सजा होती है 3 साल की, तो उन्होंने कहा है कि उस तनाजुर में ये हाई कोर्ट का एक सवाबजीदी इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में, तो उसको इख्तियार करते हुए हम जो है वो सजा मुअत्तल कर रहे हैं। और ये बिल्कुल आर्जी रिलीफ है। और इमरान खान जो है उनको ये जो कोई भी जब भी बेल मिलती है तो वो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशन को भी आपने फुलफिल करना होता है कि तब तक ये आप जमानत पर रहें, वगरना अदालतें अगरचे जो कैंसिलेशन ऑफ बेल को बहुत कम कंसिडर करती हैं, लेकिन उसका एक तस्वर मौजूद है कि अगर आप उसको वायलेट करेंगे तो आपकी कैंसिलेशन ऑफ बेल जो है वो भी जो है वो दायर हो सकती है। ठीक है। अच्छा साकिब ये भी बताइएगा, अब कल उनकी पेशी होगी अदालत में, और चूंकि वो साइफर केस में ऑलरेडी 15 दिन का उनका वो जुडिशियल जो रिमांड था वो चल रहा था, अब किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा? अब खबरें तो ये आ रही हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो साइफर केस है उनकी गिरफ्तारी उसमें डाली गई है, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत जो है उसमें उनको कल प्रोड्यूस करने के हवाले से ऑर्डर मौजूद है। लेकिन अभी तक ये तय नहीं कि जो इमरान खान है उनको अटक जेल से यहाँ इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा, या ये जो ट्रायल है ये जेल ट्रायल होगा, और जेल ट्रायल की सूरत में जज जो है वो जेल में जाएंगे और वहीं पे इसकी समाअत होगी। ये अभी इस हवाले से कंफर्म नहीं है, लेकिन इसकी जो साइफर केस है इसकी समाअत जो है वो बहरहाल कल होगी। ठीक है। अच्छा, सिर्फ यही साइफर का या तोशाखाना वाले केसेस नहीं हैं साकिब, आप लोग तो जाहिर है कि जब सारी रिपोर्टिंग करते हैं और कोर्ट में मौजूद होते हैं तो क्या खबरें हैं? अब अलकादिर ट्रस्ट है, फॉरेन फंडिंग केस है, फिर उसके अलावा 9 मई का बड़ा संगीन किस्म का केस है, ओवरऑल क्या खबरें हैं? क्या लग रहा है आपको कि आगे मामलात जो हैं वो सख्त होने जा रहे हैं, मुश्किलात बढ़ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए? जी बिल्कुल, मुश्किलात बढ़ रही हैं और फौरी तौर पर बल्कि अगले 2 से 3 माह कम से कम वो बाहर आते नजर नहीं आ रहे, रिहा होते नजर नहीं आ रहे। अलकादर ट्रस्ट केस है, तोशाखाना नैब केस है, उनमें उनकी गिरफ्तारियां जो है अभी होनी है। इसके अलावा 9 मई के 2 मुकदमात इस्लामाबाद में है जिनके उसकी जमानत खारिज हो चुकी है, लाहौर के मुकदमात में जमानत खारिज हो चुकी है। मजमूई तौर पर तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब ऐसे केसेस हैं जिनमें चेयरमैन पीटीआई की जमानत खारिज हो चुकी है। और ये स्टेप बाय स्टेप, अगर साइफर में उनकी जमानत अब जो है वो गिरफ्तारी डाली गई है तो नेक्स्ट स्टेप पे शायद नैब गिरफ्तारी डालेगी, और नैब की गिरफ्तारी में तकरीबन 1.5 से 2 माह जो इमरान खान को रहना पड़ सकता है। और इसके अलावा बाकी जो केसेस हैं उनके स्टेप बाय स्टेप जो है उनकी गिरफ्तारियां जो है डलती रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद थे। हाफती हलकों में इस वक्त क्या चमगोइयाँ हो रही हैं,
क्या खबरें हैं, हम उनसे ये भी पूछ रहे थे आईनी कानूनी तौर पर भी मामला कैसे आगे बढ़ेंगे। साफ़ी साहब, जो मुखालिफ पार्टीज़ हैं, सियासी पार्टीज़, ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, PDM की जो बाकी जमातें हैं, उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है, सख्त रद्द-ए-अमल दिया है आज के इस फैसले के ऊपर। अब हम तो ज़ाहिर है कि उस तरह से बात इस पर नहीं कर पाएंगे, ज़ाहिर है कि कोर्ट का मामला है, लेकिन इस रद्द-ए-अमल को कितना जायज़ आप समझ रहे हैं? ट्वीट्स भी हुई, शहबाज शरीफ साहब ने भी, जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी, मरियम नवाज़ साहिबा भी, उन लोगों ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया इस पर। देखिए, फ़ैसला जब आता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है और फिर सियासी जमातें जिनसे उन फैसले से मुतल्लिक़ हो या मुतासरा हो या बेनिफिशरी हो, तो अमूमन पाकिस्तान में ये रीत रही है कि वो लोग तबसरे करते रहते हैं। अब अदालती प्रोसीडिंग पे बात नहीं कर सकते, जब मुकदमा ज़ेर समाअत हो तो वो अखलाक़ी तौर पे उस पर बात नहीं होनी चाहिए। वो हम मीडिया भी ज़्यादा एहतियात नहीं कर रहे और सियासी जमातें तो बिल्कुल आजकल उस चीज़ से बेबहरा हो चुकी है। लेकिन ज़ाहिर है ये रद्द-ए-अमल दोनों साइड से, एक जानिब से खुश अदालत पे एतमाद, तमाम सियासी जमातों को और आवाम को अदालतों पे एतमाद करना चाहिए और अदालती फ़ैसलों को दिलो जान से कबूल करना होगा, तो तभी बात आगे बढ़ेगी। ठीक है हुमायूं साहब, एक तो इस फैसले का रद्द-ए-अमल क्या है, कैसे आप देख रहे हैं इसको, और दूसरा जो ये बात हम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ वैसे ये कल्चर भी रहा है, लेकिन स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो ये चीज़ें हमेशा से हम ये देख रहे हैं कि दबाव में भी इदारों को लाने की कोशिश की जाती है। फिर अगर फ़ैसला आपके हक़ में आ गया तो आप खुश होते हैं, नहीं हुआ तो फिर दोबारा आप वो उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं। अब चीफ़ जस्टिस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फ़ारूक साहब, इन पे हमने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी हो रही थी, अदम एतमाद का भी इज़हार किया गया। लेकिन अब जब फ़ैसला उनके हक़ में आया है तो क्या अब अखलाकी तौर पे बाकायदा माफ़ी मांगेंगे? माफ़ी तो मेरा नहीं ख्याल कोई मांगेगा, लेकिन ये बड़ा अहम सवाल है। उसकी रीज़न ये है कि अभी रशीद साहब ने कहा कि जजों के फ़ैसले जो हैं उनके ऊपर तो तनकीद की जा सकती है, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ, उनकी फैमिली, उनकी जो है, ये एक बड़ा गलत जो है इशू है जो पिछले चंद महीनों से जारी था। उसको मेरा ख्याल है डिस्करेज करना चाहिए। PTI की जो वो लोग जो सेन वॉइसेस समझे जाते हैं, उनको इसके ऊपर जो है थोड़ा सा बहस करनी चाहिए। अपने मकासद जो पॉलिटिकल होते हैं उसको, उससे थोड़ा सा हट के ये देखना कि ये जस्टिस सिस्टम है पूरा जिसको हम ख़राब करने की कोशिश करें। अगर हम ये करें ट्रोलिंग, अब देखें ये 21वीं सदी है और एक नया एक सोशल मीडिया का एक सिलसिला शुरू हुआ है, तो इसमें हमें हमारे सारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको मिल के उसके ऊपर भी देखना है कि ऐसा कौन सा चीज़ हो जिसको जस्टिस भी जो है वो डिस्पेंस हो और उसके बाद जस्टिस डिस्पेंस होता हुआ नज़र भी आए और मामलात जो हैं स्टेट के वो भी बेहतर हैं। सही। इससे हटकर अभी जो आपका ये सवाल था कि जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उनके ऊपर बड़ा जो है एतराज़ात किए गए, लेकिन अगर आप पिछली हिस्ट्री देखें तो उनके जो फैसले थे, उनको PTI की जो लीडरशिप है उसको बहुत फ़ायदा भी हुआ। अब वो उससे माफ़ी मांगेंगे, ये एक बहस का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस का जो काम है कि अपना एक नेचुरल रिकोर्स ले, गलत या सही उसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं कि उनके फैसले के ऊपर कोई चीज़ ठीक थी या नहीं थी, और वो लीगल एक्सपर्ट हमसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अभी ये जो आज का हम पूरी बहस कर रहे हैं कि उनको रिलीफ मिला, एब्सोल्युटली बहुत बड़ा रिलीफ मिला, क्योंकि ये वही चीफ जस्टिस हैं, ये जो 2 रुकनी बेंच है जिसके ऊपर बड़े एतराज़ात थे, उन्होंने ही उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया। हैविंग सेड दैट, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे जिन्होंने अभी गुफ्तगू की, अभी दिल्ली बहुत दूर है, जिससे लग यही रहा है कि उनके ऊपर मुकदमात और बहुत सारे हैं। वो अपना एक नेचुरल डिस्कोर्स लेंगे, सज़ा हुई, सज़ा सस्पेंड हुई, वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, नहीं लड़ सकेंगे, हमारे मसाइल और बहुत सारे हैं। इस वक्त मुल्क जो है एक और बहरानों का जो है वो उसके अंदर घिरा हुआ है, जिसके अंदर इनकी हुकूमत के 3 साल 7 महीने 8 महीने जो थे उनका बहुत बड़ा अमल दखल है। IMF के साथ गलत मुआहदे करना, और फिर उसके बाद जो है अपने करीबी दोस्त, जिसके ऊपर शायद हम अगले उस सेगमेंट में भी गुफ्तगू करें, उनके ऊपर भी एतमाद की कमी का इजहार करना। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बहस आज हम कर रहे हैं हमारी आवाम के लिए ये कोई इतनी अहम नहीं है। शायद उनकी जो पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं उनके लिए बड़ा अहम है कि जी रिलीफ मिल गया, नहीं मिल गया, 24 दिन के बाद हो गया, ये हो गया। आप अगर हम अपना जस्टिस सिस्टम देखें तो उसमें सालों साल जो केस हैं, कभी कभी तो बारी तब आती है कि जब आप मर चुके होते हैं और आपके बाद पता चलता है कि आपके बच्चे जो हैं वो भी मरने के करीब हैं, तो तब वो उसके अंदर आते हैं। इनको 24 दिन के अंदर जो है वो रिलीफ मिल गया। हम इस पे बहस कर रहे हैं, हम किन मसाइल का शिकार हैं,
हमारी तवज्जो उस तरफ होनी चाहिए। अभी जो एक केयर टेकर सेटअप है जिसके पास बड़ा एक महदूद मैंडेट है, वो आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहा है। और आज हम जो है ना, सारी जो हमारा सोशल मीडिया भी और बाकी टीवी भी जो थे, वो इस चीज़ के ऊपर थे कि वो गए, उनको उनकी बहनें मिली, उनकी बेगम मिली, उन्होंने ये बात की, उनकी वो बात की। पीपल डू नॉट नीड दिस। हमें इस वक्त ज़रूरत है, ठीक है, उनके साथ कानून और रसूल के मुताबिक बात होनी चाहिए, उनको जो और उनकी रिक्वायरमेंट अपने उनके स्टेचर के मुताबिक जो कानून उनको अलाउ करता है वो होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल। इस पे कोई हम बहस नहीं कर रहे हैं, और होनी चाहिए। और अगर नहीं हुई तो उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है और हमारी प्रायोरिटीज आप अपने पूरे मीडिया के ऊपर देख लें कि बहस हम किस चीज पे कर। हम थोड़ा सा फिर बाद में आगे भी बढ़ाएंगे कि जो उनके अपने बड़े करीबी थे वो भी 9 मई के हवाले से बड़े इंकिशाफात कर रहे हैं। और जैसे हवाइयों साहब ने कहा कि हनूज दिल्ली दूरस्त, तो क्या ऐसा ही मामला होगा? एक ब्रेक के बाद आते हैं। ज़माने की कसम खाकर फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। उससे बाहर हैवानियत है, गुलाम बन जाते हैं। आपने जुबान की बुनियाद पर एक बालादस्त तबका पैदा कर दिया है जो फिक्री तौर पर भले अपाहज हो। ये तसलसल है गुज़श्ता इन 70 सालों का। हम चूंकि मजहब का जिक्र कर रहे हैं तो इखलाक की कितनी एग्जाम्पल दी। आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जगह बुलाते हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को। हिंदू तो ऑलरेडी होती हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा। दोस्तों में, नेबर्स में इस मोहब्बत को बांटने की कोशिश करते हैं। हमने देखा जिधर तुझको पाया उधर ए खुदा। वेलकम बैक टू द शो। हाफिज साहब, आपकी तरफ आऊँगी सर। जो करीबी साथी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के, वो परवेज़ खटक साहब हैं, ये बाकी लोग भी मुख्तलिफ मौक़े पर गुफ्तगू करते रहे हैं, वो भी बड़े इंकिशाफात कर रहे हैं 9 मई के वाक़यात के हवाले से कि वो किस तरह से पूरी सारी ये चीज़ें जो हैं वो तैयार की गई। एक अलग से ग्रुप बनाया गया था और जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी, सब कुछ बताया जाता था। तो फिर क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? ये तो देखें, ऐसे इंकिशाफात हैं, हर रोज़ एक नया इंकिशाफ हो रहा है। और कल परवेज़ खटक साहब ने, बहुत करीबी उनके दोस्त थे और बहुत करीबी साथी रहे हैं परवेज़ खटक, चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनके और बाएतमाद साथियों में शुमार होते थे। उन्होंने सब अंदर की बात खोली है कि किस तरह से जो है वो फ़ौजी तनसीबात पर हमले का प्लान तैयार किया गया और टारगेट्स मुकर्रर किए गए, किस तरह से कि पेशावर में फ़लाँ ग्रुप हमलावर होगा, लाहौर में फ़लाँ ग्रुप हमलावर होगा। ये सब बातें जो हैं ये सब बहुत पहले से तय हो रही थी। और ये सिर्फ 9 मई का वाक़या जो है ये पहले से तयशुदा प्लान का हिस्सा था। ऐसा नहीं हुआ कि 9 मई की सुबह उठे खान साहब और उन्होंने ऑर्डर कर दिया, बल्कि ये बाकायदा प्लान और बाकायदा तयशुदा मामला थे। और अभी ये जो मामला जो खुल रहे हैं, तो वो बात सही है कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है और इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और जिस तरह उनके करीबी साथी, करीबी दोस्त जो हैं वो बातें कर रहे हैं, तो उससे ये पता चल रहा है कि पार्टी जो है वो खान साहब किस तरह से चला रहे थे। बज़ाहिर एक जमहूरी पार्टी थी, सियासत कर रही थी पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की सियासत को जो रंग दिया जा रहा था वो रंग जो है वो मुआशरे को बिल्कुल उसके हिस्से बखरे किए जा रहे थे। और उसमें तबकात को लड़ाना, जिसमें अमीर और गरीब खुद ये कहते थे कि जनाब कानून यकसा होना चाहिए, लेकिन अपने लिए कानून मुख्तलिफ था और दूसरों के लिए मुख्तलिफ होता था। अपने लिए वो सबसे ज़्यादा रिलीफ मांगने के हकदार थे, दूसरों के लिए कहते थे उनको रिलीफ नहीं चाहिए। खुद इन्होंने अपने अहद इक़्तिदार में जो कुछ किया, और आज उनके जो मुखालफिन वो ये कहने पर मजबूर हैं कि ये सब मकाफ़ात अमल है। देखिए अब जो सूरत हाल है
ये सियासत जो है अब शाइस्तगी का तकाजा कर रही है। अब इस सियासत को ऐसे मरहले में दाखिल होना है जहाँ रूल्स ऑफ द गेम की पाबंदी करना पड़ेगी, ठीक है, और इसके बगैर हम आगे नहीं चल सकेंगे। और यही इंतखाबात को पुरअमन, पुरसकून और इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाएगा। ठीक है। साफ़ी साहब, ये करीबी जो उनके लोग हैं के जो इंकिशाफात हैं या जो ख़बरें अब उनसे मिल रही हैं, मालूम हो रहा है कि उस वक्त किस किस्म के हालात थे, तो ये एक अभी समझते हैं कि मुश्किल होगा, चैलेंजिंग साबित होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए। तहरीक इंसाफ के लिए ये चैलेंजिंग होगा या नहीं होगा उससे हमें कोई गरज नहीं है, लेकिन इस किस्म के वाक़यात ने पाकिस्तान को दाखिली सलामती के शदीद ख़तरात से दो चार किया है। पाकिस्तानी सोसाइटी में तकसीम और दरार पैदा की है। पाकिस्तानी इदारों से अवाम को दूर करने की साजिश की गई। हमारे लिए ये बात अहम है, जो खलीज रियासती इदारों और कुछ सियासी क़ुव्वतों के बीच में जो पैदा की गई है सोचे समझे मंसूबे के तहत, अब तो ये तमाम बातें खुल के आ रही है। हम तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, उनके अपने साथी जो उनके साथ बरसों तक उनकी टीम के अहम लोग थे, जिन्होंने उनके लिए पूरे सूबों की क़यादत की, वो लोग आके मीडिया को बता रहे। ये कहानी परवेज़ खटक की कहानी सिर्फ नहीं है। परवेज़ खटक की कहानी इसलिए सुनी और समझी जा रही है आजकल कि बहुत सारी चीज़ें 9 मई के बाद खुल के सामने चीज़ें अवाम के सामने आ गई, तो उनकी बात की कुछ न कुछ शिनवाई हो रही है। आप भूल गई है, जस्टिस वजी भी तो यही कुछ बताता रहे। उससे पहले बाबर अकबर जो है वो भी इस किस्म की बातें करता रहा है कि बाहर से फंडिंग हो रही है, गैर मुल्की इदारे फंड कर रहे हैं। तो गैर मुल्की आपको क्यों फंडिंग करेंगे? नाहिद, आपके पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए तो फंडिंग किसी महसूस जमात के लिए नहीं होगी ना। तो वहाँ से कहानी ये स्टार्ट है। फिर उस वक्त किसी को यकीन नहीं आ रहा था, जस्टिस वजी भी इस वजह से अलग हुए। ये जो आजकल दोबारा इमरान खान साहब के करीब आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब आए जस्टिस जो वकील साहब है हामिद खान साहब, इनकी आप माजी की बयानात देखें। कराची से जो इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने जितने भी साथी थे, फैसल वाउडा की बातें आप सुने ना, तो ये कोई एक फर्द या एक शख्स नहीं है। अलीम खान की बात है, जहांगीर तरीन की बात है, ओन की बात है, ये सारी जो बातें हैं ना, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस वक्त जो परवेज़ खटक जैसे लोग जो है, जिनकी संजीदगी का खुद जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे वो मुतरफ़ थे और कई उनके लिए वो नेगोशिएशंस करते रहे, तो मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से सिर्फ वो वाहिद मुलव्विस नहीं है, उन्होंने क़यादत की है, ज़्यादा ज़िम्मेदारी उन पे है, लेकिन उनके माजी के साथी और मौजूदा साथी जिन्होंने माशरे में बिगाड़ पैदा की, जिन्होंने कौमी इदारों को नुकसान पहुँचाने में उनकी मदद की, जिन लोगों ने जो गालम गलूच की सियासत को फ़रोग़ दिया, जिन लोगों ने माशरे में तशद्दुद को परवान चढ़ाया, उन सब को जो है उनकी ताज़ीर होनी चाहिए, उनको कानून के पूरे अमल से गुजारना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि किसी के साथ ज़्यादती हो, बशमूल गिरफ्तार वज़ीर आज़म के, सब के साथ कानून जो है अपने तौर पे अमल करे, और मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात तभी रुकेंगे जब इस किस्म के वाक़यात में मुलव्विस अनासर को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हमायूं साहब, इसी पे आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ी हूँ। एक और टॉपिक है जिस पे बात करनी है। मैं तो फिर जो है ना, जिस तरह पिछले टॉपिक के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे, ये रेलेवेंस जो है वो आवाम के मसाइल की ओर है। जो ये अभी रशीद साहब ने जिसका जिक्र किया कि ये जो सियासत के अंदर अदम बर्दाश्त की जो रविश रखी गई, उसमें बाकी अनासर भी अपनी जगह, लेकिन PTI की जो क़यादत थी और उनकी जो कॉन्सेप्ट था डेमोक्रेसी का, उसने बड़ा उसको नुकसान पहुंचाया। किसी की फैमिली के ऊपर, किसी के घर तक जाना, मतलब आप उनके मामलात या उनके फैसलों के ऊपर बहस कर सकते हैं, लेकिन उनको इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशराइज करना, ये बड़ा गलत था। तो दूसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आज भी सारा दिन जो गुफ्तगू होती रही वो कि तोशा खाना केस के ऊपर उनको रिलीफ मिल गया। इसका तोशा खाना के साथ कोई ताल्लुक नहीं था इस केस का। ये मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स था जिसके ऊपर गुफ्तगू हुई, और उन्होंने जो है जो उनको गिफ्ट मिले उन्होंने बेच के उसके जो पैसे थे वो इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जमा नहीं कराए। तोशा खाना के केसेस अभी उनके ऊपर बन रहे हैं, उनके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि आपने बगैर NOC लिए, बगैर बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने बेची,
घड़ियां बेची, फिर उनके जो पैसे थे वो कैश की सूरत में आए, बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं आए। तो ये एक नई बहस है जो बाद में होगी। इसको थोड़ा सा तसही करना चाहिए कि ये तोशा खाना केस नहीं था, ये मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट था। और जो आपको 62 के थ्रू जो है सादिक और अमीन कहा गया था, उसके ऊपर जो पिछला जो केस था, और उसके ऊपर बहस हो सकती है कि फैसला ठीक था या नहीं था, उसके मेरिट्स, लेकिन उससे साबित हो गया कि वो नहीं था, वो सादिक अमीन नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है कि जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि द लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। जो अभी कि जो चेयरमैन है, साबिक चेयरमैन, उनके साथ जो हो रहा है, सजा मुअत्तल होगी नहीं हुई, वो लड़ सकेंगे नहीं लड़ सकेंगे। लड़ने के बाद भी अगर तो हम उनके 3.5 साल की या 4 साल की उसके ऊपर बहस करें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या मामला उन्होंने ख़राब किए। लेकिन अभी भी हम उस पर नहीं करते। हमें जो मसाइल हैं उसके ऊपर मिल बैठ के गुफ्तगू करना, इलेक्शन का इनकाद किस तरह करना, लोगों को जो बिजली के मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करना, ये ज़्यादा है। मैं बजाय इसके कि हम हर दिन एक नया इशू उठा के एक ऐसी हम बहस के ऊपर उलझ जाते हैं जिससे आवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा, एक पोलिटिकल जो है वो बहस हो रही है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे असल मसाइल हैं उनके हवाले से बात कर लेते हैं। आप भी सजेस्ट किए इसलिए। जी प्लीज़। तो नाज़रीन, ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का आज इजलास हुआ है। इसके हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की सदारत में ये इजलास हुआ था और गुज़श्ता हुकूमत के जो मंजूर करदा ज़राअत, लाइफ स्टॉक, कानूनी मादनियात, IT और तवानाई से मुताल्लिक जो मंसूबे थे, जो प्रोजेक्ट शुरू करने थे, उसकी तौसीक की गई है। और बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए भी एक हमें नज़र आ रहा है भरपूर इत्तेफाक है निगरान हुकूमत का और फ़ौजी क़यादत का, और इस तरह से इससे भरपूर इस्तिफ़ादा भी करना चाहते हैं। और इस इजलास में इसकी जो आज की प्रोसीडिंग्स हैं इसके हवाले से हम बात करेंगे और आम आवाम को क्या फ़ायदा होगा इसमें। जो पॉलिसी के तसलसल की बात की जा रही है, मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने की बात की जा रही है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं किस तरह से आम आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। हाफिज़ साहब सर, ये नाहिद, ये कौंसल जो है पिछली हुकूमत में कायम हुई थी, जिसमें पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों का इस बात पर इत्तफाक था कि मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना चाहिए और उनके लिए ऐसे मौक़े पैदा करने चाहिए कि गैर मुल्की सरमायाकार यहाँ आज़ादाना माहौल में सरमायाकारी कर सके। ठीक है। इस सिलसिले में शोबे भी मुंतखब किए गए थे और 2 शोबे जो है खसूसियत के साथ ज़राअत और मिनरल्स, इसके हवाले से जो है पूरा एक चार्टर जो है तैयार किया गया था और एक प्लान तैयार कर दिया गया था और उसमें ये बताया गया था कि गैर मुल्की देखिए सिर्फ मिनरल्स में ये बताया गया था कि $6 ट्रिलियन के इस पे इन्वेस्टमेंट के मौके मौजूद हैं, जो बहुत बड़े, क्योंकि पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने वसाइल से इस्तेफादा करें और वो वसाइल जो ज़ेरे ज़मीन दफन हैं उनको हम उनको एक्सपोज करके और उनकी एक्सप्लोरेशन के ज़रिए हम ऐसे मौक़े पैदा करें अपने नौजवानों के लिए भी, ताकि हमारे नौजवान रोज़गार की सहूलत हासिल करें और इसके साथ पाकिस्तान जो है वो जो मुआशी बहरान है उससे निजात हासिल कर सके। और इसके लिए जो कल कमेटी की मीटिंग हुई थी, एपेक्स कमेटी की, उसमें निगरान वज़ीर आज़म को मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई और केयर टेकर की तरफ से ये यकीन दिलाया गया कि एपेक्स कौंसिल जो है एपेक्स कमेटी को मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। दूसरा ये कहा गया है कि मुआशी पॉलिसियों का तसलसल जो है वो उसको यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि मुआशी पॉलिसियाँ जब तक उनका तसलसल नहीं होगा सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आएगी, क्योंकि जब गवर्नमेंट जो है नई पॉलिसी लेके आती है तो सरमायाकार जो हैं वो मुतमईन नहीं होते। और यही वजह है कि पिछली हुकूमत ने भी इस मुआशी पॉलिसियों को तसलसल यकीनी बनाया था और अब केयर टेकर्स ने भी अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में यही बात दोहराई थी और कल एपेक्स कमेटी में भी यही बात कही गई। तो इससे ये हुकूमत का जो पॉलिटिकल एक विल जो है वो जाहिर हो रही है कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए बड़ी संजीदा है और इस बात की कोशिशें कर रही है कि गैर मुल्की सरमायाकार जिन शोबों की निशानदेही की गई है 7 शोबे, उसमें खुली तौर पर सरमायाकारी करें ताकि पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निजात दिलाया जा सके। ठीक है साफ़ी साहब, हमें किस किस्म का होमवर्क करना होगा? बैरूनी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पाकिस्तान लाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर काम करें और हमारे लिए मौशी तौर पर सूरत हाल बेहतर हो, तो ओवरऑल किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे अहम चीज़ जो बैरूनी सरमायाकार या अंदरूनी सरमायाकार के लिए दरकार होती है, एक
तो आपके यहाँ अगर इस्तेहकाम की कैफियत हो, सियासी इस्तेहकाम और अमन व अमान, ये बहुत बुनियादी चीज़ होती है। उसके बाद आपका एनर्जी सेक्टर इस काबिल हो कि अगर कोई सरमाईकारी करे तो उनको एनर्जी के मसले ना हो, चाहे आप जिस सोर्स से भी उनको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है, उनको ये बावर हो कि उनका सरमाईकारी जो है वो डूबेगी नहीं, बल्कि वो उससे फ्लरिश करेंगे। क्योंकि जो निजी सरमायाकार होते हैं वो तो अपने फ़ायदे को देख के ही सरमायाकारी करता है, और जब आपके मुल्क के हालात, आपकी सियासत के हालात, आपके अमन अमान के हालात, आपके जो है इकॉनमी के हालात, वो अगर बेहतर ना हो रियासत के, तो बहुत कम लोग अर्ज होते हैं कि वो फिर सरमायाकारी करे। और सरमायाकार वैसे भी अमूमी तौर पर बहुत ही मुहतात अंदाज उनका होता है, आम लोगों से ज़्यादा इन चीज़ों को वो नोट करता है कि आने वाले दिन में मुल्क में क्या सूरत हाल हो सकती है, मौजूदा सूरत हाल क्या हो सकती है। अब देखिए, चीन हमारा बहुत ही करीबी दोस्त मुल्क है, और बहुत सारी चीज़ें जो है हम उनके साथ एक चाइना पे ज़्यादा गुफ्तगू हुमायूं साहब करते हैं, तो मेरा ख्याल है वो समझ रहे हैं। आपकी माजरत हुमायूं साहब, आपकी इजाज़त से मैं सिर्फ उस पर एक नुक्ता ऐड करना चाह रहा था कि चाइनी सरमायाकार जो है या जो चाइनी रियासत है, वो भी पाकिस्तान से पहला डिमांड सिक्योरिटी, उनका डिमांड जो ज़्यादा तवज्जो उनकी होती है कि चाइना सरमायाकार जो पाकिस्तान आता है, अगर निजी शोबे से आता है या चीन की सरकारी शोबे से आता है, तो उनकी यही पहला डिमांड ये होता है कि सिक्योरिटी की प्रोवाइड करने की क्या सिचुएशन होगी, और इस हवाले से वो ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो कल की मीटिंग थी, इसमें एक अच्छी बात यह है कि एक तो मुसलसल तसलसल है, ये हाल ही में कौंसल कायम किया गया है, और एक अनाउंस तरीके से पाक फ़ौज के इदारे को इसमें एक रोल दिया गया है। सिविल गवर्नमेंट और अफवाज पाकिस्तान मिल के पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने में किरदार अदा करेंगे। दोनों इदारे जो है, इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे सिविल और मिलिट्री दोनों, और लाने के बाद जो सिक्योरिटी के मसाइल है, जो फैसिलिटेशन के, इसलिए इसका कौंसल का नाम ही फैसिलिटेशन रखा गया है। तो उसमें आर्मी ने यकीन दहानी करवाई है, और हमने देखा था कि पिछली जो हुकूमत थी PDM की, इसमें ये उसके आखिरी अयाम में ये कायम हुआ था। तो कुछ हलकों को और स्पेशली कुछ सरमायाकारों को ये खदशा था कि हो सकता है कि निगरान दौर में इसमें कुछ तातुल आए। तो इस तासुर को ज़ायल करने के लिए कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये खुसूसी तौर पर इस एपेक्स कमेटी का इजलास तलब किया। उसमें आर्मी के हुकाम ने भी शिरकत की। फिर मुश्तरका एक एलामिया भी जारी हुआ, और ये बावर करवाया गया मुकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को कि जो पिछली हुकूमत का जो तर्ज़ अमल था, सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट की फराहमी और वन विंडो ऑपरेशंस के ज़रिए नई सरमायाकारी लाने का जो वादे थे, उसको निगरान हुकूमत अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मिल के आगे बढ़ाने के लिए पुरज़म है। तो एक अलामती इजलास था जिसका एक पैगाम देना था, और एक अच्छा तासुर से कायम हुआ है। ठीक है हुमायूं साहब, आपको SC की ये जो एपेक्स कमेटी है, इस इजलास में क्या चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो आप समझते हैं कि आपकी दिलचस्पी की हैं, जिस पे बात करेंगे? इजलास था, और फिर जिस वक्त इसको कंसीव किया गया इस आइडिया को, उस वक्त हम मुख्तलिफ प्लान्स के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते, और हम IMF के साथ डील कर रहे थे पिछली हुकूमत के अंदर। और उसमें इस हुकूमत के बाद इस SIFC जो है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है, इसके बारे में सोचा जा रहा था कि अगर हमारे पास IMF के प्रोग्राम नहीं हो सकता, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हमने किया पिछली गवर्नमेंट में, तो एक अल्टरनेटिव ऐसा मॉडल होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ दो इश्यूज थे, और जो सबसे बड़ा इशूज था बैलेंस ऑफ पेमेंट था, कि आपकी रेवेन्यू और आपकी जो जनरेशन थी उसमें एक गैप था। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी वो उसको कैप कर सकती थी। ये इसका मेन मकसद था कि हम फॉरेनर्स को बुलाएं और यहाँ पे वो इन्वेस्ट करें। उस इन्वेस्ट करने के अंदर जो दो चीज़ें सबसे बड़ी थी, रशीद साहब ने भी जिक्र किया और हाफिज साहब ने भी, एक सिक्योरिटी थी और दूसरी एक स्टेबिलिटी थी। अब उस स्टेबिलिटी को रखने के लिए प्राइम मिनिस्टर को उसका हेड बनाया गया इस काउंसिल का। चारों वज़राए जो आज़म हैं प्रोविंसेस के, उनको फेडरल सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, और उसके बाद आर्मी चीफ जो हैं इसके एक मेंबर थे, ताकि आपका एक वन पेज पे आना बड़ा ज़रूरी था कि सारी जो अस्करी और सिविल की आदत है वो साथ हो।
इसी के सिलसिले में जो अभी इन्होंने भी जिक्र किया और चाइना का भी जिक्र किया, सीपैक का जो सेकंड फेज था उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज जब उभरे तो फौज ने दे स्टेप इन, उन्होंने कोशिश की कि उसको जो है चाइनीज़ की जो कंसर्न है उसको किया जाए। अब सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, मलेशिया, अमेरिका, तुर्किया, ऐसे और बहुत सारे हमारे दोस्त ममालिक हैं जो बहुत बड़ा पोटेंशियल था, और जिन एरिया 7 एरियाज़ का आपने जिक्र किया, माइनिंग, एग्रीकल्चर और आईटी जो ऐसे सेक्टर थे जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट करके बिलियंस ऑफ डॉलर हम कमा सकते हैं। हमारा जो हमसाया मुल्क है उसकी पिछले साल की जो आईटी की जो वो सिर्फ वो रेवेन्यू था वो 250 बिलियन डॉलर था, 250 बिलियन डॉलर। तो आपका 4 से 5 बिलियन डॉलर है बैलेंस ऑफ पेमेंट के दरमियान कि आप रेवेन्यू कितना जनरेट करें और आपके खर्चात कितने। तो अगर हमारे साथ वाला मुल्क उसी तरह की आबादी, उसी तरह के लोगों को लेकर 250 बिलियन इकट्ठा कर सकता है, आप 400-500 बिलियन तो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आईटी सेक्टर के पोटेंशियल के ऊपर भी जो जिक्र किया गया वो यही है कि अगर राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी डाली जाए पाकिस्तान के आईटी सेक्टर में, तो आप 10 से 12 बिलियन डॉलर साल में जनरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली काउंसिल उसी का तसल्सल मौजूद है, एटलीस्ट आप उससे फायदा उठाएं, उस पे फोकस करें, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत एब्सोल्युटली। तो इस है। काउंसिल का मकसद भी यही है कि आप आईटी के अंदर, आप सिक्योरिटी के अंदर, आप पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीजों के अंदर स्टेबिलिटी लाएं और बाहर की आवाम को जो है, इन्वेस्टर्स को ये मैसेज दें कि आप यहाँ पे अगर आए तो पूरी जो सिविल और अस्करी की आदत है, दे विल मेक श्योर कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं बल्कि उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। मुख्तसरन बस, अब टाइम बिल्कुल शॉर्ट है हमारे पास। कल भी हमने बात की थी कि कैबिनेट का आज का इजलास होगा, तो वो जो बिजली के सारे मसाइल चल रहे थे बिल्स के हवाले से कि आवाम के लिए कुछ शायद उस पर रिलीफ कुछ ऐलाना, तो लेकिन इजलास तो जारी, अभी तक कुछ उसमें हमें नज़र नहीं आया है। अगर कोई खबर आपके पास है हाफिज साहब? देखिए, जो मसाइल हैं अपनी जगह मौजूद हैं, महज एक अनाउंसमेंट कर देना रिलीफ देने का ये काफ़ी नहीं होगा। बल्कि देखें, कुछ हकायक ऐसे हैं जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। अगर कुछ थोड़ा सा आपको इस बारे में मालूम है? IMF का भी मामलात हैं, उसमें पाकिस्तान की जो अपनी इकॉनमी है उसकी सूरत हाल है, ये तमाम सूरत हाल जो है इस वक्त हमारी कैबिनेट के सामने है। और उसमें अगर रिलीफ मिल भी सकता है तो उसमें ये कहा जा रहा है कि रिलीफ जो है वो किस्तों की सूरत में दिया जा सकता है कि बिलों में किस्तें कर दी जाएं, या फिर यह है कि इन आज के जो अजाफी बिल हैं इनको सर्दियों तक मौखर कर दिया जाए। तो ये इस तरह की जो बातें हैं वो चल रही हैं। मेरा ख्याल है कैबिनेट को फैसला कर लेने दें, फैसला होने दें इसका। ठीक है साफी साहब जी, आपके प्रोग्राम से आने तक तो हमें यही इतला थी कि अभी सरकारी तौर पे कुछ नहीं बताया गया कि काबीना ने क्या फ़ैसले किया। हाफिज़ साहब जो फरमा रहे शायद इसी किस्म के कोई फ़ैसले हो। हमें कोई बड़े फ़ैसलों की इसलिए भी तवक्को नहीं है कि हमें अपने इकॉनमी की जो है पोजीशन का भी पता है, और IMF ने जो हम पे कदगने लगाई है वो भी हम जानते हैं। लेकिन एक बात यह है कि 3 दिन से मुसलसल निगरान हुकूमत रिलीफ देने का एक रास्ता तलाश करने के लिए सरगर्दा है। जो आवाम से एक लगाव की एक जो है, आप इसको एक तासुर कह सकते हैं, गर्चे एक मुंतखब हुकूमत नहीं है, निगरान हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद एक गंभीर मसले में इस हुकूमत ने हाथ डाला है, इदराक है, और आवाम को ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि निगरान जो है वो अवामी मसाइल से आगाह है और उसके हल तलाश करने के लिए सरगर्दा है। तो ये एक अच्छा तासुर इससे उभरा है। ठीक है, हमायूं साहब इसी को देखिए, इसमें जो रिपोर्टेडली हमने अभी तक सुना है, 3 दिन की जो मुख्तलिफ मीटिंग्स होनी थी, ये हफ्ते को शुरू हुई, फिर इतवार को, फिर मंडे को, और आज के दिन भी, उसमें कुल 8-9 प्रपोजल्स जो है वो पावर डिवीजन ने दिए, सेक्रेटरीज ने दिए, वापडा की तरफ से आए, मुख्तलिफ लोगों ने किया। मैं रशीद साहब की बात से इत्तफाक करूँगा। एक तो इस गवर्नमेंट का जो मैंडेट है वो बड़ा महदूद है इस सेंस में कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चंद जो उनके पास थोड़ा अच्छा उसमें करनी है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर बहस हो रही है, लेकिन ये हुकूमत बाउंड है। जो पिछला स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है IMF के साथ, उसके साथ अभी तेल की कीमतों में भी इजाफे की कोई जो है वो हमें शुनीद है, बिल्कुल एनालिसिस आ रहे हैं कि होनी है। तो करना ये है कि ये जो उसके साथ साथ अभी हमने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का जिक्र किया, अपने दोस्त ममालिक से दोबारा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट कर रही है वो यही है कि शॉर्ट टर्म के अंदर अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट को कम करने के लिए, अपने कर्ज़ों की अदायगी के जो मसाइल हैं उसको करने के लिए, और आवाम को जिस तरह हाफिज़ साहब ने कहा कि अगले 3-4-6 महीनों में अगर उसको मरहला वार रिलीफ देने की कोशिश की जाए, तो ये गवर्नमेंट कर रही है। और मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई और चीज़ हो नहीं सकती कि आप बड़े जो इश्यूज़ हैं वो आने वाली हुकूमत ने हल करने हैं जिसके पास मैंडेट होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में
इससे बेहतर ये गवर्नमेंट और कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, यानी ऑप्शंस भी महदूद हैं और मैंडेट भी ज़ाहिर है कि आपके पास इख्तियारात भी महदूद हैं। अब उनके अंदर रहकर विदिन आप क्या कर सकते हैं, अब ये ज़ाहिर है कि हमें मालूम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहिर खलील साहब और रशीद साफ़ी साहब, हुमायूं खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कुछ अहम इशूज़ थे जिनके हवाले से हम बात कर रहे थे। कल अब इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।